इंट्रो पैरा कैसे लिखना है। हाँ दोस्त लगी कोई। आज की क्लास से हम लोगों ने डेफिनेशन पैराग्राफ स्टार्ट करने हैं। हमें पता है कि इंट्रोडक्शन का जो हमने आउटलाइन लिख लेते हैं, उसके बाद हमारे पास इंट्रोडक्शन पैरा होता है, जिसको हमने पढ़ा था कि हमने 75% स्टेटमेंट बनानी होती है और 25% स्टार्टिंग लाइंस होती हैं। जी मेरी आवाज आ रही है सबको? कोई एक बच्चा कंफर्म कर दे। आवाज आ रही है। जी ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जैसे ही हम कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट चीज हमारे पास होती है डेफिनेशन की, जिसमें हमने फिर आगे एक्सप्लेन करना होता है कि जो भी टॉपिक हमारा चल रहा था, जो कीवर्ड था, वो क्या चीज है या उसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि डेफिनेशन पैराग्राफ एसेंशियल्स क्या होते हैं। और आज की क्लास में मेरा बताने वाला काम आपको कम है, आप लोग का ज्यादा है। मैं कोई 8-10 टॉपिक के ऊपर बेसिक आपको डेफिनेशन सेंड करूंगी, वो आप लोगों ने अगली क्लास से पहले याद करनी है। क्योंकि डेफिनेशन पैराग्राफ में कुछ भी आपने खुद से नहीं लिखना होता। सपोज आपके पास टॉपिक आ गया है एजुकेशन इन पाकिस्तान इल्स एंड रेमेडीज, तो वहां पे वन शुड नो के व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन or how you can define education in your own words. You can use any dictionary definition or your own wording definition. तो ये आप लोगों पे खुद डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सी चूज करते हैं। इन केस आपके पास आ जाता है पॉवर्टी एलिवेशन फ्रॉम पाकिस्तान, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी की जो इंटरनेशनल डेफिनेशन है वो क्या है, एंड हाउ वन कंट्री एलिवेट्स इट्स स्टेटस फ्रॉम द लेवल ऑफ पॉवर्टी टू द लेवल ऑफ नॉन पॉवर्टी। उसके अलावा आपके पास आ जाता है टॉपिक डेमोक्रेसी आ जाता है, तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पता हो। फ्री मीडिया आ जाता है, मीडिया की पता हो। करप्शन है, करप्शन की पता हो। तो इस लिहाज से मैं आप लोगों को आज डेफिनेशंस ग्रुप में सेंड करती हूँ। वो आप डेफिनेशन पढ़ते जाएंगे और फिर मेरे से सवाल पूछ लेंगे अगर आपको उस पैराग्राफ में कुछ समझ नहीं आ रहा तो। और ये आप लोगों ने 8-10 डेफिनेशन है, ये बेसिक आपने तैयार करनी है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज रही हूँ साथ साथ। क्योंकि बेसिक जो इससे पहले के कंपोनेंट थे वो सारे हम कर चुके हैं। मैंने आपको डे वन से ही बताया था कि हम लोग ऐसे को कैसे तैयार करेंगे। जीरो से शुरू करेंगे और एंड कंक्लूजन तक जाएंगे। तो हम मेन आउटलाइन से फिर हम डिटेल्ड आउटलाइन पे पहुंचे, डिटेल्ड आउटलाइन से इंट्रो पैराग्राफ पर पहुंचे, इंट्रो पैराग्राफ से अब हमने डेफिनेशन पैराग्राफ करना है। तो डेफिनेशन पैराग्राफ हमारे आज की क्लास में हो जाएंगे। इसके बाद आपके दो ही काम रह गए हैं, मेन बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखना है और कंक्लूजन कैसे लिखना है। वंस हमारी ये दो चीजें हो जाती हैं तो फिर इंशाल्लाह हमें किसी भी चीज में इशू नहीं रहेगा। तो मैं आप लोग को ग्रुप में अब भेज रही हूँ, ये साथ साथ आप देखते जाएं। ठीक है, और साथ साथ मेरे से डिस्कस करते जाएं। ये देखें, फर्स्ट मैंने आपसे शेयर किया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर आपको ये ऐसे आ जाता है, आपकी ऐसे की स्टेटमेंट में फ्रीडम का वर्ड कहीं पर भी आ जाता है, या मेन जो चीज है वो फ्रीडम के ऊपर आप करनी है, तो यू शुड ऑलवेज बी डिफाइंड द वर्ड फ्रीडम। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच हैज बीन डिफाइंड इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स एंड बाय डिफरेंट ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस। सिंपल हमने उन्हें बता दिया है कि हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और डिफरेंट ह्यूमन राइट्स हैं जो डिफाइन करते हैं। अच्छा, आज क्लास में कोई नए बच्चे आए हैं, बच्चे काफी सवाल पूछ रहे हैं चैट में। मैं अपना थोड़ा सा अगर ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवा दूं तो आई बिलोंग फ्रॉम PMS 13, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, जिसमें आप PMS के थ्रू एलोकेट होते हैं। पोस्टिंग मेरी असिस्टेंट कमिश्नर की ही है, लेकिन अभी मेरा जो फर्स्ट ईयर आपके इंडक्शन का होता है ये ट्रेनिंग का चल रहा होता है। तो ट्रेनिंग वाला जो साल होता है इसमें आपने डिफरेंट चीजें एक्सपीरियंस करनी होती है। पहले 6 मंथ्स आपकी इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग होती है, वो आपके कितना है? इंस्टीट्यूट में अपना होता है। फिर 3 मंथ आपकी बीइंग असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड ट्रेनिंग होती है, वो मेरी बहावलपुर में थी। वो पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है। और उसके बाद फिर आपके 3 महीने डिपार्टमेंटल की ट्रेनिंग होती है कि आप 42 जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उनके किसी डिपार्टमेंट के साथ अटैच होते हैं और उस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं। तो करंटली मैं अभी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के डिपार्टमेंट में हूँ।
बाकी ये जिन लोगों की पीछे चीजें मिसिंग है, ये वाजिद साहब मेरे से डिस्कस कर लेंगे कि उनका क्या करना है, तो फिर हम इसे देख लेते हैं। अच्छा, अब आ जाए वापस इसके ऊपर, डेफिनेशन पैराग्राफ के ऊपर मैंने ग्रुप में शेयर किया है। अब मैं पढ़ भी देती हूँ ताकि किसी को मसला हो तो वो साथ साथ डिस्कस कर ले। अदरवाइज क्लास के बाद आप लोगों ने ये बेसिक डेफिनेशन है अपने हाथ से अपने रजिस्टर्स पर लिखनी है ताकि आपको याद हो और आपको फॉर्मेट पता चले कि हाउ यू आर गोइंग टू राइट डेफिनेशन ऑफ एनी टॉपिक इन योर एसेज। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास चीज है, अब मैं रीडिंग कर देती हूँ इसकी एक दफा, फिर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप पूछते जाएं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंस फ्रीडम ऑफ स्पीच एज द पावर और राइट टू एक्सप्रेस वन्स ओपिनियन विदाउट ऑन विदाउट सेंसरशिप, रेस्ट्रेन और लीगल पेनल्टी। फ्रीडम क्या है कि किसी भी बंदे के पास ये इख्तियार हो, ये पावर हो कि वो अपने ओपिनियन को शेयर कर सके बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी लीगल पेनल्टी के, बगैर किसी सेंसरशिप के। अब आपकी मर्जी है, आप दो सोर्सेज से डेफिनेशन याद कर लें या ज्यादा से कर लें, इट्स अप टू यू। लेकिन आपने एक जरा पैराग्राफ बनाना होता है ह्यूज सा, तो 2-3 जगह से आप लिख लें तो बेहतर है। आगे है अकॉर्डिंग टू एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके, ये भी एक प्लेटफॉर्म है जो डेफिनेशंस देता है, जो एनालिसिस करता है बहुत सी चीजों के। Freedom of speech is the right to seek, receive, and impart information and ideas of all kinds by any means, कि किसी भी मीन को यूज करके आप इंफॉर्मेशन रिसीव करें, इंफॉर्मेशन हासिल करें या दूसरों को इंफॉर्मेशन दें, तो ये क्या है, फ्रीडम। नेक्स्ट अब क्या है, फ्रीडम फोरम इंस्टीट्यूट यूजेस टर्म फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड डिफाइंस इट एज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस देयर बिलीफ। ये एक एबिलिटी है जो इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स यूज करते हैं अपने एक्सप्रेशंस को, अपने बिलीफ को, अपनी सोचों को, अपने आइडियाज को या इमोशंस को आगे जाहिर करने के लिए। जनरली स्पीकिंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ प्रिंसिपल दैट espouses the freedom of individual or communities to articulate their opinion and ideas without fear of any sort of repercussions because of that। तो ये एक बेसिक सा पैराग्राफ है जिसमें डिटेल्ड व्यू उन्होंने आपको दे दिया है कि व्हाट इज फ्रीडम एंड व्हाट द इंटरनेशनल फोरम्स से अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अभी आप लोग का काम बनता है ये पैराग्राफ आपने याद कर लेना है। कहीं पर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जिक्र आएगा या इससे रिलेटेड ऐसे आएगा, तो यू आर गोइंग टू राइट दिस पैराग्राफ आफ्टर द पैराग्राफ ऑफ इंट्रोडक्शन। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। आगे अब मैं आपको 2-3 और शेयर कर देती हूँ, एक आधा मैं पढ़ दूंगी और बाकी फिर आप लोग खुद पढ़ के और उस पे से खुद ही काम करते जाएंगे। नेक्स्ट मैं आप लोग को जो शेयर करने लगी हूँ वो है एजुकेशन से रिलेटेड। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी टॉपिक आ जाता है, जैसे कि स्टेटमेंट आ जाती है जो वर्ड एजुकेशन से रिलेट कर रही है, इसमें वो इंटरनेशनल लेवल पर भी बात कर सकता है कि इंटरनेशनल लेवल क्या है आजकल एजुकेशन का। वो पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन है उनके ऊपर भी बात कर सकता है। जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल है, मदरसा कल्चर है, इनके ऊपर बात कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि किसी भी चीज से रिलेट करके अगर आपके पास टॉपिक आ जाता है जो एजुकेशन से डील कर रहा होगा, तो फिर आपके पास लाजमी है कि आपने ये वर्ड उसके अंदर या ये पैराग्राफ उसमें यूज करना है। सिंपली अब वो क्या कह रहा है, एजुकेशन कैन बी डिफाइंड इन नंबर ऑफ वेज। एजुकेशन को मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है एज पर ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस। ऑक्सफोर्ड की लैंग्वेज के मुताबिक क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड गिविंग सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शंस। एजुकेशन क्या है, एक वो प्रोसेस है रिसीविंग का और गिविंग का जिसके अंदर हम सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शंस को एक दूसरे को देते हैं या उसकी शेयरिंग करते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, अब ये भी एक इंटरनेशनल लेवल है, प्लेटफॉर्म है जो डिफाइन करता है एजुकेशन इज अ टूल टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स एंड अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स दैट शुड रिमेन अवेलेबल टू ऑल ह्यूमंस throughout the life and must be matched with quality।
क्या कह रहे हैं कि एजुकेशन है जो एक टूल है जो लोगों की जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म करता है, एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है जो सब तमाम लोगों को अवेलेबल होना चाहिए और जो कि एक क्वालिटी का आना चाहिए जो पूरी दुनिया के अंदर मेंटेन हो रही हो। आगे क्या कह रहे हैं, एज फार एज द टाइप्स ऑफ एजुकेशन आर कंसर्न्ड दे कैन बी कैटेगराइज्ड एज। टाइप्स ऑफ एजुकेशन पे आ गया, फॉर्मल हो सकती है, नॉन फॉर्मल हो सकती है, इनफॉर्मल हो सकती है। अब वो तीनों को डिफाइन कर देगा कि ये तीनों क्या है, क्योंकि एजुकेशन डिफाइन करते हुए इट इज नेसेसरी कि आप उसकी चीजों को डिफाइन करो। वेयर द फॉर्मल एजुकेशन इज इम्पार्टेड इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड इज फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल अथॉरिटीज। क्या है कि जो फॉर्मल एजुकेशन है ये इम्पार्ट की जाती है प्रॉपर इदारों के जरिए और इसे नेशन जो है या नेशनल इंस्टीट्यूट है या नेशनल अथॉरिटी है वो रिकॉग्नाइज करती है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज एक्वायर्ड इन एडिशन टू और अल्टरनेटिव टू फॉर्मल एजुकेशन यूजुअली इन कम्युनिटी बेस्ड सेटिंग्स। यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो लोग सोशल गैदरिंग से सीखते हैं, जो लोग एक दूसरे से ताल्लुकात बढ़ाकर सीखते हैं। Informal education is the one that is acquired in daily life while sitting with family, working at workplace and performing different activities in routine. और informal वो होती है जो लोग आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात से सीखते हैं। तो तीन हमारे पास होती हैं, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल। इन तीनों को हमने इसके अंदर डिफाइन कर दिया। इसी तरीके से अब मैं आपको बाकी शेयर करती हूँ ग्रुप में, वो आप खुद पढ़ेंगे और किसी को कोई चीज समझ नहीं आती तो वो मेरे से पूछेगा। मैं एक पैराग्राफ शेयर करके 5 मिनट देती हूँ। यू पीपल आर गोइंग टू रीड दैट पैराग्राफ एंड एनालाइज दैट कि आपको इसमें किसी चीज में इशू तो नहीं आ रहा, वो आप पूछेंगे। ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको शेयर करने लगी हूँ सीपैक एंड इट्स प्रोजेक्ट। बताइए। बुरी है, बुरी बात नहाती है। नहाते रक्षे का पढ़ दे रहे बस अकल तो पैदा है नाद नहीं। अच्छा, इसके अंदर जो ये क्वेश्चन पूछा है इन्होंने ग्रुप में, फॉर्मल तो वो होती है ना जो आप अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से सीखते हैं। नॉन फॉर्मल वो होती है जैसे आप कोई कोर्सेज कर लेते हैं डिफरेंट तरह के, केटरिंग के कोर्सेज हो गए, कुकिंग के कोर्सेज हो गए, बेकिंग के हो गए या लैंग्वेजेस के हो गए। इस तरह से जो डिफरेंट होते हैं ये नॉन फॉर्मल होते हैं, और इनफॉर्मल होते हैं जो आप अपनी फैमिली से सीखते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास मेजर डिफरेंस होता है इसका। अब आप लोग पढ़ें जो मैंने ग्रुप में शेयर किया है और फिर मेरे से क्वेश्चन पूछे अगर समझ नहीं आता तो। किताबों का ऐसा
अच्छा, सीपैक को मैं डिफाइन कर देती हूँ। सीपैक हमारे पास है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। पैराग्राफ भी मैं एक दफा एक्सप्लेन कर देती हूँ जो लिखा है। ये एक फ्रेमवर्क है जो कि रीजनल कनेक्टिविटी का है, मतलब कि ये दुनिया के डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट करता है। सीपैक जो है ये वो प्रोजेक्ट है जो चाइना शुरू कर रहा है, चाइना ने शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर वो पाकिस्तान को, रशिया को, यूरोपियन डिफरेंट कंट्रीज को, बांग्लादेश को, ये इनको कनेक्ट करता है आपस में। तो ये हमारे पास क्या है, रीजनल कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है एंड इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट नॉट ओनली चाइना एंड पाकिस्तान बट द रीजन एज अ होल। एक पूरे रीजन को ये बेनिफिट करेगा। द प्रोजेक्ट कैन सेफली बी टर्म्ड एज जर्नी टुवर्ड्स रीजनलाइजेशन इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। ये क्या होगा, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रीजनलाइजेशन करेगा। कंसीव्ड मैनी इयर्स बैक, यानी कि बहुत साल पहले ये कंसीव किया गया था। द प्रोजेक्ट एग्रीमेंट वाज फॉर्मली साइंड बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना ऑन 20 अप्रैल 2015 के 2015 को ये प्रोजेक्ट साइन हुआ। ओरिजिनली वैल्यूड एट $46 बिलियन, जो कि $46 बिलियन का था, लेकिन आज ये $70 बिलियन पे स्टैंड करता है और ये और एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है। द प्रोजेक्ट एम्स एट बिल्डिंग एन इकोनॉमिक कॉरिडोर बाय प्रोवाइडिंग इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड आईटी सिस्टम। ये क्या करेगा, इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट देगा और आईटी सिस्टम देगा। एक्सटेंड करेगा एनर्जी कॉर्पोरेशंस को, क्रिएट करेगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को एंड इंडस्ट्रियल पार्क्स को, फैसिलिटेट करेगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को, कोऑर्डिनेट करेगा फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर और टूरिज्म को। ये एक पैराग्राफ मैंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लिखा हुआ है जो कि सारी इन चीजों को आपस में रिलेट कर रहा है। To oversee the implementation of CPEC in Pakistan, a CPEC authority has been established after the promulgation of the CPEC Authority Ordinance 2019। किसके मुताबिक काम हुआ है, सीपैक अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2019। द अथॉरिटी दैट एंजॉयज कंप्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी हैज बीन प्लेस्ड अंडर द प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म डिवीजन इन द रूल्स ऑफ बिजनेस
1973। और इसके जो रूल्स हैं वो किसमें डिफाइन किए गए हैं, इस डॉक्यूमेंट में डिफाइन किए गए हैं। तो ये ओवरऑल एक पूरा आपके पास ब्रीफ इंट्रो था जिसमें उसने सीपैक को और बाकी सारी चीजों को डिफाइन कर दिया। जी क्लियर हो गया सबको अब? जी प्लीज। 3 टॉपिक ये मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, और 8-9 और टॉपिक्स हैं जिनके मैं डेफिनेशन पैराग्राफ आपको अभी सेंड करने लगा हूँ। ठीक है, तो ग्रुप में आप लोगों ने इसको पढ़ना है, और जिसको कोई समझ नहीं आता, कोई क्वेश्चन है, वो पूछेगा और फिर मैं उसे आंसर कर दूंगी। क्योंकि अब हर चीज मैं पढ़ पढ़ के इस तरह डिक्टेट नहीं करा सकती, तो ये ग्रुप में मैं शेयर कर रही हूँ। यू पीपल आर गोइंग टू रीड दोस पैराग्राफ्स। उसके बाद आप लोग इसे अपने रजिस्टर्स पर नोट डाउन करेंगे, और फिर किसी को कोई भी क्वेरी है तो वो मेरे से पूछ लेगा। ठीक है, ये हमारे पास 2 दिन है, एक आज का और एक और दिन मैं इस वीक में क्लास लूंगी, तो फिर हम इसको देख लेंगे। ठीक है, इन 2 दिनों में हमने डेफिनेशंस करनी है, तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ ग्रुप में। ओके, क्लास बेशक हम लोग लीव कर सकते हैं। ओ नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी ना, हम इसमें ओवरऑल डिस्कशन रखेंगे, आप लोग की क्वेरीज रखेंगे, ओवरऑल सारी तैयारी कैसे करनी है वो रखेंगे, क्योंकि हमारे पास पेपर्स की डेट आने वाली है। तो अगली क्लास में हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे और बाकी और चीजें भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चले मैं आपको अब ग्रुप में भेज रही हूँ।